एग्जाम रिव्यू में आपका स्वागत है। यूपीएससी में वैकेंसी निकली थी ड्रग इंस्पेक्टर की। जैसे आप देख सकते हैं कि इसके रिगार्डिंग कुछ अपडेट आई हुई है। वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यूपीएससी में जो वैकेंसी निकली थी दिसंबर में, ठीक है, मतलब ये 19 नंबर वैकेंसी, आप पोस्ट कोड भी देख सकते हैं। ठीक है, ये कुल 26 वैकेंसी निकली हुई थी। ठीक, और जिसमें कि बी फार्मा मांगा गया था, और जैसे ये ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी है दिल्ली में। ठीक है, अब बात करते हैं इसके रिगार्डिंग अपडेट की। इसके रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो जरा उसको हम देख लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे कि ये निकली हुई थी कि 8 को निकली, 8 लास्ट डेट थी। ठीक है, और ये वैकेंसी नंबर, ये आइटम नंबर, ठीक है, ये सब चीज़ें। ठीक है, कंट्रोल विभाग में 31/5/2023 को इसमें एक अपडेट आया था, जिससे कि ये जो वैकेंसी घट के 25 हो गई थी, जो कि 26 निकली थी। ठीक, एक किसी कारणवश देरी गई कहीं और, है ना। अब जैसे कि इन्होंने पेपर का कराने का फाइनल कर दिया, 19 अगस्त को ये एग्जाम होने वाला है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, 19 अगस्त को ये एग्जाम होने वाला है। और ये फॉरनून सेशन, ठीक है, केवल एक सेशन में ही होगा। ठीक, मॉर्निंग सेशन में 9:30 से लेके 11:30 के बीच में। ठीक, और ये पेन पेपर ऑफलाइन होगा और पेन पेपर बेस्ड होगा, जैसे कि हमारा यूपीएससी वगैरह या फिर जो भी ईपीएफओ का एग्जामिनेशन हुआ वैसे ये सब होते हैं, वैसा ही होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि और डिटेल्स के बारे में, कि जैसे कि सेंटर कहाँ कहाँ रहेंगे। ठीक है, जैसे कि सेंटर अहमदाबाद, भोपाल में 4 सेंटर हैं, चेन्नई में 12, दिल्ली में 8, 9, जयपुर, जम्मू, कोची में सेंटर है इसका। ठीक है, कोलकाता में सेंटर है, लखनऊ में सेंटर है, लखनऊ में 26 सेंटर है, मुंबई में 5 है, नागपुर में 13 है, और पोर्ट ब्लेयर में 37 है, और रांची में 41 है, और विशाखापट्टनम में 51 है। मेरे ख्याल से ये जो सेंटर्स इन्होंने जो चयनित किए हैं, या फिर जो नंबर ऑफ सेंटर्स हैं, ये डिपेंड अपॉन द अप्लाई ऑफ द कैंडिडेट को शो करते हैं, कि मतलब किस स्ट्रेंथ में लोगों ने वहां से अप्लाई किया, एज माई कंसर्न। ठीक है, क्योंकि वरना ये यहाँ पे मतलब नंबर नहीं दिए गए थे, मतलब सेंटर कोड दिए गए हैं। ठीक है, दैट्स इट ना। अब बात करते हैं कि जैसे कि ये 2 घंटे का एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन इक्वल मार्क्स कैरी करेंगे। ठीक, और ये टोटल टेस्ट विल कैरी मैक्सिमम 300 मार्क्स। ठीक है, इक्वल इक्वल कैरी इक्वल मार्क्स, मतलब 300 क्वेश्चन होंगे, 300 नंबर के। मतलब इसमें अभी कुछ तो दिया नहीं गया है, लेकिन मैं चीज देख लेते हैं। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी। देखो, जो मीडियम ऑफ टेस्ट होगा, ठीक है, वो इंग्लिश होगा, केवल लिखा हुआ है। देयर विल बी अ पेनल्टी फॉर द रॉन्ग आंसर। ओ, नेगेटिव मार्किंग है, द रॉन्ग आंसर विल कैरी 1/3 ऑफ द मार्क्स, मतलब 1/3 नेगेटिव मार्किंग। इफ नो आंसर, नो पेनल्टी। ठीक है, तो वो तो नॉर्मल है, मतलब 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। मतलब अगर अगर सीधी बात बोली जाए, 3 गलत पे 1 सही जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग है। अब जैसे कि यहाँ पे ये कहते हैं कि 300 मार्क्स है, तो ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन 100 आए, तो उसके अकॉर्डिंग हो, क्योंकि वो क्लियर कट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्योंकि इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, इसमें ऐसा दिया तो नहीं है, पर मैक्सिमम चांस यही है। अब बात करते हैं इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग। सिलेबस दिया गया, सिलेबस जैसे कि पहले आया था वही सब कुछ है। ठीक है, कुछ खास चेंज नहीं हुआ। अब मैं थोड़ा सा एक चीज और बता दूं आपको, जैसे कि जनरल के लिए इसमें जैसे कि 50 नंबर लाना मिनिमम है, ओबीसी के लिए 45, है ना, और SC ST के लिए 40, और पीडब्ल्यू का जो भी कैटेगरी का हो इन पांचों में से, जनरल, EWS, OBC, ST, उसके लिए भी 40 है। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज फॉर टेंस सेंटर विल बी एंटरटेन, मतलब भाई कोई भी एग्जाम सेंटर तो चेंज नहीं होगा। अब जैसे कि इसमें बोला गया कि रिक्रूटमेंट होगा, मतलब किस वजह से, देखो, रिटन टेस्ट होगा, दो फेजेस में होगा, और इंटरव्यू पे होगा। ठीक है, इंटरव्यू रिक्रूटमेंट का 75%, इंटरव्यू का 50%। जैसे कि अभी ये ईपीएफओ का जो एग्जामिनेशन हुआ यूपीएससी के, तो उसमें भी सेम रेशियो यही रखा गया था। तो उसके अकॉर्डिंग ये भी हो सकता है कि जैसे कि क्वेश्चन आपका 2.5 नंबर का हो, ठीक है, और ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन आपका 3 नंबर का हो। अगर 100 क्वेश्चन आएंगे, तो 100 क्वेश्चन आएंगे तो 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, और 2.5 नंबर और ढाई को सॉरी और 120 क्वेश्चन आएंगे तो 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। तो ये चीज आपके दिमाग में क्लियर कट होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, थोड़ा सिलेबस देख लेते हैं, हल्का सा जनरल रिव्यू कर लेते हैं, वैसे भी आपको पता ही होगा। बेसिक नॉलेज एंड द फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री इन ड्रग एंड यूजेस फॉर द फार्मास्यूटिकल टॉक्सिकोलॉजी वगैरह का ना। नॉलेज इन मैन्युफैक्चरिंग में जो भी होती है, अपनी जो मशीन वगैरह जितने भी रिलेटेड होते हैं ना, वो सब चीजें आप लोगों को देखनी है ना। कैसे मतलब पैकेजिंग होती है, कैसे मतलब स्टरलाइजेशन वगैरह होता है ड्रग का, कैसे भी उसमें जैसे कि जो भी सैंपल्स निकल रहा होता है, या फिर जो भी आउटपुट निकल रहा होता है, तो उसके हमें बहुत सारे, जैसे कि कोई NaCl की बोतल है, तो उसमें कितने सारे पॉइंट्स होते हैं, 15 पॉइंट्स होते हैं लगभग, मैं आपको बता दूं एक शॉर्टकट में। ठीक है, ठीक है, नॉलेज इन द एनालिसिस एंड द ड्रग फॉर्मुलेशंस। ठीक है, जो आपने QA डिपार्टमेंट होता है, वो उसके रिलेटेड है ये। ठीक,
और प्रोसीजर फॉर इन्वॉल्विंग इन द कलेक्शन ऑफ द ब्लड सैंपल्स, ब्लड एंड प्रिपरेशन एंड ऑफ इट्स कंटेंट, ये तो नॉर्मल चीज़ है ना। तो वो चीज़ आप आराम से पता चल सकते हैं, जैसे कि एनाटॉमी में दिया गया है ये चीज़, ठीक है, मिल जाएगा। अब जैसे कि ये जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये क्या, प्रोसीजर इन द प्रोडक्शन इन द वैक्सीन सेरा एंड बायोटेक प्रोसीजर। देखो अभी आप जानते हैं हम लोग कोविड के बहुत बड़े एरा से निकले हुए हैं, तो फिर हम लोग ये समझ सकते हैं कि मतलब वैक्सीन के बारे में क्वेश्चंस और बायोटेक के बारे में क्वेश्चंस कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बायोटेक मतलब ये जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, है ना, जो भी इंस्ट्रूमेंट अपन लोग एनालिसिस में यूज होते हैं कोई भी ड्रग्स के या फिर फूड के, तो वो सब बायोटेक प्रोडक्ट्स में आते हैं, ठीक है। एक चीज दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। और जो भी सीरम्स वगैरह उससे रिलेटेड जितने भी सीरम्स वगैरह तो वो भी, ठीक है। मेन चीज आती है जितने भी मशीनरी जो भी आती है, ठीक है, जीएमपी गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है इसके रिगार्डिंग, ठीक है। अब बात करते हैं गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिसेस इन द एनालिसिस इन द ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स। देखो ये बहुत अच्छा मुझे लगा कि जैसे कि यूपीएससी ने एक स्पेसिफिक पॉइंट टू पॉइंट बता दिया है कि किसके रिगार्डिंग हमें क्या पढ़ना है, तो कम से कम उसके हम फोकस चीज पढ़ तो सकते हैं। अब बात करते हैं गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस, ठीक है। गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में, ठीक है, नॉलेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन स्किल, ठीक है। ये चीज थोड़ा मतलब इन्होंने जो अपना जो प्रोफेशन है ड्रग इंस्पेक्टर का, कि जैसे कैसे इन्वेस्टिगेशन करे तो उसके रिगार्डिंग ये कर दिया गया, ठीक है। और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट रूल विद रेस्पेक्ट टू द क्लिनिकल ट्रायल्स, है ना, मैन्युफैक्चरिंग सेल्स इंपोर्ट्स ऑफ ड्रग्स मेडिकल डिवाइसेस एंड कॉस्मेटिक्स। अब इसमें जैसे कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स में ये सारी चीजें आती हैं, ठीक। तो इसमें ये आपके लिए कोई मतलब अलग चीज नहीं है, इसमें थोड़ा आपको ब्रीफली मतलब इन डिफरेंट इन सारे डायमेंशंस में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि ये जितने डायमेंशंस इसमें दिए गए हैं, जैसे कि क्लिनिकल ट्रायल्स है, एक सेकेंड का, है ना, जैसे कि क्लिनिकल ट्रायल्स मैन्युफैक्चरिंग सेल्स वगैरह ये पोर्ट्स वगैरह ये सब चीजें दी गई है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में मतलब ये एक चीज़ बहुत मुझे अच्छा लगा कि क्लियर कट हमें दिया गया कि हमें डायरेक्शन पता है किधर किस वे में जाना है। अब बात कर लेते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स एंड द बायोफार्मास्यूटिक्स एंड द फार्माकोकाइनेटिक्स। बायोफार्मास्यूटिक्स अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप लोगों ने थर्ड ईयर या फिर किसी किसी के फोर्थ ईयर में आपको मिल जाएगा बड़े आराम से बायोफार्मास्यूटिक्स में, ठीक है। मैंने फोर्थ ईयर में पढ़ा था, ठीक है। और फार्माकोकाइनेटिक भाई देखो बेसिक प्रिंसिपल्स पूछे गए हैं, तो ये तो बहुत सही बताओ तो बायो फार्माकोकाइनेटिक तो ये आपको फर्स्ट में मिल जाएगा स्टैटिक्स में, ठीक है। ये चीज आप दिमाग में अगर आगे अगर कोई फार्मासिस्ट रिलेटेड देख रहा होगा तो हाल रिलेट कर जाएगा मुझसे, ठीक है। बेसिक नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये भाई आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था कंप्यूटर एप्लीकेशन की बेसिक नॉलेज, ये उससे रिलेटेड पढ़ना। और ज्यादा अगर नहीं समझ में आए ना तो जो अभी रिसेंटली सिलेबस चल रहा है ना, तो उसी का जो कंप्यूटर वाला एक पोर्शन दिया गया होगा तो वो अपना देख लेना उससे रिगार्डिंग। वैसे भी कुछ ज्यादा नहीं पूछी जाएगी, लेकिन बेसिक नॉलेज तो जरूरी होती है ना। जैसे कि अपना ये समझ लो ट्रिपल सी तक का, अगर किसी ने ट्रिपल सी तक का किया है दिमाग से, ठीक है, तो वो इजिली कर लेगा, है ना। इंग्लिश लैंग्वेज एंड द प्रोफिशिएंसी, तो ठीक है, मतलब इसमें जैसे कि आपके मतलब इंग्लिश लैंग्वेज एंड प्रोफिशिएंसी का मतलब ये है कि जैसे कि इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, सिंपल सी बात है। बोलचाल भाषा में आएंगे, मतलब जैसे कि पैसेज आएगा, पैसेज आ सकता है, ठीक है। और जैसे कि अपने जैसे कि मीनिंग्स वगैरह आ सकते हैं, सिनोनियम्स एंटोनियम्स वगैरह, ठीक है, ये आ सकते हैं, एक्टिव पैसिव वगैरह आ सकते हैं। तो इन कुछ चीजें ऐसे हैं जो थोड़ा डायमेंशन में थोड़ा सोचना पड़ेगा, ज्यादा नहीं। अगर कुछ ज्यादा ना कर पाओ तो कुछ ये जो मैंने 4-5 टॉपिक बताए उस पर ध्यान दे लेना, नहीं तो अपना अगर कोई और डीप पढ़ सकता है, जैसे कि कोई अगर किसी और पर्पस और एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है उसमें इंग्लिश अच्छी कर लिया तो उससे बेटर है, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं। फिर इंग्लिश में इंग्लिश है, कंप्यूटर एप्लीकेशन से वगैरह ये सब तो फिर उसने पढ़ ही रखा, वो केवल अपना जो फोकस्ड सब्जेक्टिव है वो सब पढ़ ले। और मुझे एक चीज मैं दिल से कहूंगा, मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मतलब यूपीएससी ने इतना अब इसमें कितना वो डायमेंशनली जाते हैं, है ना, कि यार फिर जो सिलेबस इन्होंने दिया है ये उसी पे ही डटे रहते हैं, क्योंकि इस पे डिपेंड करता है। क्योंकि यूपीएससी कभी एक मतलब जो चीज देता है तो उसके बहुत सारे डायमेंशन में जाता है। अब हम लोगों को उस तरीके जितना सोच सकते हैं, जितना कर सकते हो अपन लोग करो, क्योंकि लास्ट डेट कुछ ज्यादा नहीं है। जो एग्जामिनेशन डेट है वो 19 अगस्त है। आज जैसे कि 9 जुलाई हो चुकी है, तो कुल मिला के 40 दिन है, इससे ज्यादा टाइम नहीं है। तो बस देखना है, उसके हिसाब से मिलते हैं। कुछ भी और अपडेट आता है या फिर इसके रिगार्डिंग जैसे भी कोई चेंजमेंट आता है या कुछ भी अपडेट आए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपको बता दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद। और हाँ, इस वीडियो से रिलेटेड मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा अपने उसमें, और जैसे कि आप यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर के नाम से, तो आप जैसे इससे रिगार्डिंग जो भी वीडियो होगी तो उसमें डल जाएगी। जैसे कभी कभार अगर नोटिफिकेशन आए तो आप उसके रिकॉर्डिंग आप अप्रोच करके बोल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।